हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। माई सेल्फ सुरभि और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस एंड असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी। चैप्टर नंबर 1 से हमने टोटल 10 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हम चैप्टर नंबर 1 से 30 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 से केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। ये रहेगा हमारा पार्ट 1, यानी कि हम टोटल 5 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें हम टोटल 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, अच्छा अगर आपने केस स्टडी वाली पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं। हमको इस तरह से कुछ पैराग्राफ दे दिया जाता है और फिर हमसे इस तरह से एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हमें जो गिवन होगा हम उसको अच्छी तरह से रीड करेंगे, ये समझेंगे कि हमारे इस पैराग्राफ में क्या क्या गिवन है ना, और फिर उस हिसाब से हम हमारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B separated by a distance x in a uniform electric field E is given by। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू एक्स, वेयर x इज मेजर्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। जो हमारा x डिस्टेंस है वो हमारी फील्ड लाइंस के कैसा होगा, पैरेलल होगा। देखो यहाँ पर ये A हमारा और ये B पॉइंट हमारा, ठीक है, ये A पॉइंट से B पॉइंट। अगर हम किसी चार्ज को मूव करेंगे या हम पोटेंशियल देखें तो VA पर कुछ पोटेंशियल होगा। A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VA है, B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VB है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एक्स। यानी कि अगर हम एक चार्ज को A से B खसका कर ले जाएंगे तो ये हमारा x वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, इस तरीके से हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। If a charge Q0 moves from P to Q यानी कि यहाँ पर वही हमारा A से B है। क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा एक चार्ज Q0 मूव कर रहा है from P to Q यानी कि A से B, then change in potential energy is given as delta U is equal to Q0 delta V। ये भी बिल्कुल सही है कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा जब हमारा एक चार्ज A पॉइंट से खसक के कहाँ जा रहा है, B पॉइंट पे खसक के जा रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, तब जो हमारा पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसको हम डेल्टा U से डिनोट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, Q0 यानी कि चार्ज जिसको हम मूव कर रहे हैं वो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.0 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। अब देखो ये ऊपर हमको दे दिया था कुछ पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी के बारे में कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और फिर अब देखो यहां से हाफ पैराग्राफ में स्टार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, एक प्रोटॉन को हम रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितनी दी हुई है, 4.0 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से एक्स एक्सिस में है और उसका मैग्नीट्यूड कुछ ये है। द प्रोटॉन अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.25 मीटर। हमने सपोज किया A से B हम हमारे प्रोटॉन को मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, 0.25 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ E, है ना, जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम हमारे प्रोटॉन को भी मूव करा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg एंड Q पे यानी कि हमारा चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, तो ये हमारा पैराग्राफ हमको दिया हुआ है। अब हम देखते हैं हमारे एमसीक्यूज। फर्स्ट,
द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्रोटोन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज, देखो चेंज इन पोटेंशियल, जब हमारा प्रोटोन ए से बी की तरफ मूव हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.25, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4.0 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। और यार इस बार तो हमारा जो पैराग्राफ यहाँ गिवन है उसमें ही हमको फॉर्मूला मिल गया। देखो यहाँ पर क्या बोला है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हमसे पूछा है। तो यार यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई इंटू एक्स। तो यार बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एक्स, ठीक है। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, यानी कि कॉस थीटा लिखते हैं हम। याद करो हमारा फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, ई डॉट, हमारा फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, ई डॉट एक्स होता है, राइट। और डॉट को हम जब खोलते हैं तो हमको कॉस थीटा मिलता है, तो यहाँ तो कॉस थीटा, थीटा की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0 होगी, यानी कि ई और एक्स हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 और थीटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख रहे हैं माइनस ई इंटू एक्स, ठीक है। तो देखो माइनस का माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितनी गिवन है हम यहाँ से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 इंटू 10⁸, ले लिया 4 इंटू 10⁸, और साथ ही साथ x, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा है 0.25 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 0.25 मीटर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहां से हमने हटाया पॉइंट, ये हो जाएगा यहाँ 100, 25 वन जा, ये 4 टाइम्स में ये कैंसिल, 4 से 4, तो यहां से कितना आया देखो -1 इंटू 10⁸ वोल्ट, ठीक है। अब हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं हम, तो देखो यहां पर हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है। ए में क्या लिखा है -1 इंटू 10⁸ वोल्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूला हमको यूज करना था क्योंकि हम प्रोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो गया माइनस ई इंटू एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी हुई थी, एक्स की वैल्यू भी हमको दी हुई थी ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड एमसीक्यू, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटोन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज। देखो यहां पर इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। अब इस सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटोन, मतलब जब हम एक प्रोटोन को यहाँ ए से बी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। तो यार हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। तो चार्ज ऑन प्रोटोन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चेंज इन पोटेंशियल तो यहां पर हमने निकाला ही है, कितना होता है -1 इंटू 10⁸। तो इसको यहां पुट कर देते हैं -1 इंटू 10⁸, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा -1.6 इंटू 10⁻11 जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। चलो अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं, तो देखो यहां पर ए में क्या है -1.6 इंटू 10⁻11 लेना, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा था यहाँ पर देखो -1.6 इंटू 10⁻11 जूल, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 इंटू 10⁻15 मीटर इन यूरेनियम न्यूक्लियस इज। देखो यहां पर यूरेनियम के 235 आइसोटोप की बात चल रही है, जिसका न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस हमको कितना गिवन है 9 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो देखो दो प्रोटॉन्स के बीच इतना डिस्टेंस है और इसको हम इसके बीच में हमें म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज पार्टिकल्स, है ना, दो चार्ज पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक।
और r हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा, यही म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी पूछी है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, यानी कि एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच हमको डिस्टेंस भी गिवन है। कितना डिस्टेंस गिवन है ये देखते हैं हम। देखो 9 इंटू 10 टू दी पावर -15, यानी कि इन दो प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस कितना है, 9 इंटू 10 टू दी पावर -15। तो सिंपल हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकाल लेंगे दो प्रोटॉन के बीच में। तो देखो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और चार्जेस यहाँ पर क्या है, दोनों ही प्रोटॉन है, तो यार एक एक प्रोटॉन के बीच जो एक प्रोटॉन का चार्ज जो है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। दूसरे प्रोटॉन का भी क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस जो कि कितना है, 9 इंटू 10 टू दी पावर -15। ये 9 से ये 9 गया, यहां से 10 टू दी पावर -15 और 10 टू दी पावर -19 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर -4 और 1.6 हमारा क्या होता है, 2.56। ठीक है, तो यहां से जो हमारा रिजल्ट आएगा यानी कि U इज इक्वल टू 2.56 इंटू 10 टू दी पावर, यहां से कितना बच रहा था हमारा, -4 है ना, और ये -9 और ये 9, यहां से कितना बच जाएगा, -10 और -4 मिलके कितना बन गया, -14, यानी कि 10 टू दी पावर -14 और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। ठीक, अब हमारा आंसर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो 1.56 तो होगी ही नहीं, 1.55 नहीं है, क्या आया था, सी, राइट। तो यहां पर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आ रहा है देखो, 2.56 इंटू 10 टू दी पावर -14 जूल, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, if a system consists of two charges 4 microcoulomb and -3 microcoulomb with no external field placed at -5, 0, and 5 centimeter 0 respectively, the amount of work required to separate the two charges infinitely away from each other। सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पर, बस क्या बोला है, बोल रहे हैं यार हमारे दो चार्जेस, एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, जो कि 4 माइक्रोकूलम यहाँ से ऐसे 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी टोटल डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, यानी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक, और अमाउंट ऑफ वर्क निकालना इन दोनों के बीच का, तो यार सेम हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ना जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में लगाया था, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट, मतलब कितनी एनर्जी हमें इन दोनों को सेपरेट करने में खर्च होगी, कितनी एनर्जी लगेगी इन दोनों को दूर दूर हटाने में। तो यार जितनी पोटेंशियल एनर्जी अभी उनके पास है उतनी ही एनर्जी हमको इनको देनी पड़ेगी ताकि वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर दूर हो जाए, यानी हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों के बीच की पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो हम निकालते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। देखो इस बार हमारे जो दोनों चार्जेस हैं वो हमको क्या गिवन है, 4 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, राइट। तो यहाँ पर हमने रखा K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, K की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और साथ में यहाँ पर Q1 कितना है, 4 माइक्रोकूलम, है ना, और 1 माइक्रो कितना होता है, 10 टू दी पावर -6, यानी कि हम लिखेंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर -6। ठीक है, इंटू में साथ ही में दूसरा चार्ज यहाँ पर हमको क्या गिवन है, -3 माइक्रोकूलम। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे -3 माइक्रोकूलम। तो यह आया -3 इंटू 10 टू दी पावर -6। अगर आपको याद हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में चार्ज को विद साइन रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है -3। ठीक है, अपॉन में हमारा क्या आएगा, R। तो R हमको कितना दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, और ये देखो यहां से बोल रहे हैं सेंटर से ओरिजिन से हमारा 4 माइक्रोकूलम कहाँ रखा हुआ है, -5 सेंटीमीटर पे, और ये हमारा +5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। यानी अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले टोटल तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ R क्या गिवन होता है फॉर्मूले में,
डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो यहाँ दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को अगर हम ऐसा यूनिट यानी कि मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.1 मीटर। ठीक, अब यहां से अगर हम ये पॉइंट रिमूव करें तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 10 टू द पावर 9 और ये 10 टू द पावर 1 मिलकर के क्या बनाएगा 10 टू द पावर 10। ठीक है, अब बस हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो यहां से देखो ये हमारा -3 के पास हमारा क्या है -3 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 12 9 हमारा कितना होता है 108। तो यहां से कितना आ जाएगा 108 इंटू में ये 10 टू द पावर 9 है इधर, और यहां पर ये 10 टू द पावर 1 है, मिलके कितना बन जाएगा 10 टू द पावर 10, और यहां से 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर -6 मिलके क्या बनाएगा 10 टू द पावर -12। 10 टू द पावर -12 और 10 टू द पावर 10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 10 टू द पावर -2। तो यहां से आएगा 10 टू द पावर -2, और इसको भी जब हम कंप्लीटली सॉल्व करें तो यार देखो माइनस ये आ जाएगा 1.08 आ जाएगा, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे नहीं लिख सकते क्या -1.1 जूल, राइट। तो अब हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं हम, देखो तो देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ए -1.1 जूल, यानी कि ये ही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा भी रिजल्ट क्या आया था -1.1 जूल। ठीक, तो बाकी सारे ऑप्शंस यहां पर क्या हो गए रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है ए -1.1 जूल। ठीक, चलो अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। As the proton moves from P to Q, then the potential energy of proton decreases, the potential energy of proton increases, the proton loses kinetic energy, total energy of proton increases। देखो हम देखते हैं जब हमारा प्रोटॉन P से Q जा रहा है, यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोटॉन है वो कहां से जा रहा है A से B। जब हमारा प्रोटॉन A से B जा रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना। यहां पर हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहां से ये कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। यहां पर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो पोटेंशियल एट B कैसा हो जाएगा कम, पोटेंशियल एट A कैसा हो जाएगा ज्यादा, और हमारा प्रोटॉन कहां से कहां मूव हो रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और जब हमारा प्रोटॉन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी डिक्रीज होगी। यानी कि हम ऐसे लिखते हैं ना, हमारा डायरेक्शन कैसा होगा फ्रॉम VA टू VB। इसको लिखने का हमारा तरीका क्या होगा VB माइनस VA, VB माइनस VA, राइट। और पोटेंशियल एट B कैसा है कम, पोटेंशियल एट A कैसा है ज्यादा, मतलब ओवरऑल हमारी वैल्यू कैसी आने वाली है यार नेगेटिव में आने वाली है, नेगेटिव यानी कि डिक्रीजेस। तो उसी तरीके से पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव आएगा और उसकी वजह से हमारी एनर्जी भी कैसी हो जाएगी नेगेटिव में आएगी, है ना। चेंज इन एनर्जी भी हमारा कैसा आएगा नेगेटिव में आएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी एनर्जी हमारी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस। अब देखते हैं हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन। When an insulator is placed in an external field, the dipoles become aligned। ये तो बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी इंसुलेटर को, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, किसी इंसुलेटर को प्लेस कर दे एक्सटर्नल फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब हम उसके जो डाइपोल होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। The induced surface charges on the insulator establish a polarization field EI। देखो जैसे यहाँ पर ये हमारा डाइपोल कुछ इस तरीके से अलाइन हो गया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड डालने की वजह से। तो इस तरफ ऊपर ऊपर हम देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, है ना, और यहाँ पर इसके इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। यानी कि जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं किसी इंसुलेटर से तो उसका जो डाइपोल होता है ना, उस मटेरियल का जो डाइपोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाता है। यानी कि इस तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज, नीचे की तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो एक फील्ड सेटअप हो जाती है, कैसे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस फील्ड को हम क्या कहते हैं पोलराइजेशन फील्ड, EI से इसको हम डिनोट करते हैं इन इट्स इंटीरियर। देखो अंदर में EI जो है वो इंड्यूस हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि देखो कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा ये डायरेक्शन होगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस फील्ड को बोलते हैं पोलराइजेशन फील्ड। द नेट फील्ड E इन द इंसुलेटर
इज द वेक्टर सम ऑफ ई नॉट एंड ई। देखो अब जो टोटल फील्ड होगी, देखो पहली फील्ड हमारी क्या थी, एक्सटर्नल फील्ड को डिनोट किया है ई नॉट से, ई नॉट हमारी एक्सटर्नल फील्ड है और ये हमारी क्या हो गई, ई इंड्यूस्ड हो गई, या फिर इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन फील्ड। जो हमारी इंसुलेटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, यानी कि यहाँ पर ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी कौन सी ज्यादा होगी, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड है वो कैसी थी, ज्यादा। सपोज कर लेते हैं हमारी एक्सटर्नल फील्ड कैसी है, ज्यादा, ये डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड का, ये डायरेक्शन इंड्यूस्ड फील्ड का था यहाँ पर, है ना, ये इंड्यूस्ड फील्ड का डायरेक्शन था यहाँ पर, और ये डायरेक्शन हो गया हमारा नेट का, है ना, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कैसी अगर ज्यादा है तो यहाँ पर जो नेट होगा उसका भी डायरेक्शन कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंसुलेटर इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वेक्टर सम होगी पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एज शोन इन द फिगर, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं, द इफेक्ट ऑफ अलाइनिंग द डाइपोल्स इन द इंसुलेटर इज कॉल्ड पोलराइजेशन। देखो जैसे ही हम हमारे डाइपोल्स पहले कैसे होते हैं, इरेगुलर वे में अरेंज होते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में पास करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। सारा डाइपोल जो है वो इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ अलाइनिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन द इंसुलेटर इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड द फील्ड EI is known as the polarization field, यानी कि ये जो अंदर की तरफ एक फील्ड जनरेट हो रही है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज की अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किसकी वजह से आ रही है, पोलराइजेशन की वजह से आ रही है, उस फील्ड को बोलते हैं पोलराइजेशन फील्ड। The dipole moment per unit volume of the dielectric is known as polarization। देखो polarization क्या होता है, dipole moment per unit volume, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट अलाइन होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए जो डाइपोल पोलराइजेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, जीटा इंटू ई, where zeta is equal to electrical susceptibility of the dielectric medium। इसका क्या मतलब होता है, जितनी ज्यादा हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये जीटा या हमारी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना ज्यादा रखेंगे हमारे मटेरियल में, पोलराइजेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक, लेकिन ये किसमें पॉसिबल है, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। ठीक, तो ये पैराग्राफ हमने रीड किया। अब हम हमारे एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से सेपरेटेड होता है, ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कुछ इस तरीके से अलग अलग दूर दूर सेपरेटेड होता है ना। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से सेपरेटेड होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, जिनमें खुद इस तरीके से एक डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट होता है इनका। ठीक, इनका एक परमानेंट डाइपोल होता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो O2 तो पोलर मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता, H2 ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। यहाँ पर HCl हमारा क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, है ना। एक तरफ हमारे H के आयंस, दूसरा हमारे Cl के आयंस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो होगा हमारा HCl, ये होता है एक पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारा क्या होगा, HCl। HCl में भी इस तरीके से डाइपोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, अगर हमने एयर को रिप्लेस करके मीडियम क्या यूज किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो हमारा इंक्रीज होगा K टाइम्स। B रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, डिक्रीज होगा K टाइम्स, इंक्रीजेस टू K टाइम्स। तो यार हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एयर में
जो हमारा फोर्स होता है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि एयर में क्या है, रुकावट यानी कि परमिटिविटी कैसी होती है, कम, और परमिटिविटी और फोर्स का जो रिलेशन है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। यानी कि अगर मैं लिख रही हूं एफ नॉट हमारा क्या है, वो फोर्स जो कि दो चार्जेस के बीच में एक्ट कर रहा होगा, जब उनके बीच में क्या होगी, एयर होगी, ठीक है। और अब हमने उन दोनों मीडियम्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, यानी कि हम बोल सकते हैं ई आर या फिर के। ये क्या होता है, ये होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि क्या होता है, इट इज मैक्सिमम फोर्स एफ नॉट डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो यहां पर जो हमारा फोर्स इन मीडियम होगा वो हमसे पूछा है, तो फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। यानी कि हम देख सकते हैं एफ नॉट हमारा मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स से 1 अपॉन के टाइम्स, यानी कि के टाइम्स हमारा मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। एफ नॉट में हम क्या करेंगे, के का डिवाइड करेंगे, तो इतना टाइम्स हमारा फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये एफ एम हमारा क्या है, वो फोर्स है जब हमने हमारे मीडियम को डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तो यहां से हम देख सकते हैं ये कैसा हो गया, के टाइम्स डिक्रीज हो गया। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस के टाइम्स। मैक्सिमम फोर्स विल डिक्रीज के टाइम्स, यानी कि मैक्सिमम फोर्स अपॉन के हो जाएगा, ठीक। मैक्सिमम फोर्स इतना हो जाएगा, ऐसे के टाइम्स कम हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या होता है, इंसुलेटर, ठीक। तो कॉपर तो यहां है ही नहीं, ग्लास, ग्लास यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये भी नहीं है और नन ऑफ दिस, तो यहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक क्या है, ग्लास है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, फॉर पोलर मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैंने जैसे अभी बताया आपको, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का कुछ इस तरीके से अलग अलग होता है, सेपरेटेड होता है, यानी कि वो उसमें पहले से ही डाइपोल क्रिएटेड होता है ना, परमानेंट डाइपोल होता है जिनके पास, उनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है पोलर मॉलिक्यूल के लिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कोइंसाइड। क्या कोइंसाइड तो होते नहीं है ये, है ना, डू नॉट कोइंसाइड होते हैं, ये सेपरेटेड होते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डू नॉट कोइंसाइड, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहां पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सी, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, तो ये भी नहीं होगा। द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज जीरो, तो ये भी यहां पर नहीं होगा, इनका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का वो एक ही जगह पर कोइंसाइड नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, तो उनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे एक ही जगह पर लाया करता है, ठीक है। कैसे लिखा मैंने लिखा ऐसे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज और उधर ही हमारा नेगेटिव चार्ज, है ना, इस तरीके से होता है नॉन पोलर में। लेकिन हमारा पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जिसमें कुछ इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा अलग अलग होता है, जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक। सो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ, when a comb rubbed with dry hairs attracts piece of paper, this is because, देखो जो हमारा कॉम्ब है उसको हमने ड्राई हेयर से रब किया और फिर वो जो है हमारा पीस ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो हमारा जो पीस ऑफ पेपर होता है उसमें क्या आ जाता है, पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है। किसकी वजह से, इस कॉम्ब में होने वाले चार्ज की वजह से। जो कॉम्ब में हमारे चार्ज होते हैं उसकी वजह से हमारा पीस ऑफ पेपर क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज हो करके वो अट्रैक्ट हो जाता है हमारे कॉम्ब से। यानी कि अगर हम ऑप्शन रीड करें, कॉम्ब पोलराइजेस द पीस ऑफ पेपर, हमारा पीस ऑफ पेपर क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, मतलब उसमें चार्ज सेपरेशन आ जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये पीस ऑफ पेपर है, तो यहाँ पर ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से आ गया नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से पोलराइजेशन आ जाएगा। किसकी वजह से, उस चार्ज की वजह से जो कि हमारे कॉम्ब पे थे, ठीक। तो ये हमारा कॉम्ब को जैसे ही हमने हेयर से रब किया, सपोज करते हैं इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज से हमारा ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा। इसीलिए हमारा जो ये पीस ऑफ पेपर है वो हमारे इस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाता है।
comb induces a net dipole moment opposite to the direction of electric field. Comb induces a net dipole moment of to the opposite direction of electric field. तो ये तो एकदम गलत है. हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आती है? उस कॉम की वजह से, जो कि हमारी कैसी होगी, जो कि हमारी आ रही होगी इस कॉम की वजह से, है ना. इस कॉम पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा पेपर पर जो चार्ज होता है उसमें पोलराइजेशन हमको दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सी में क्या बोल रहे हैं? देखो ये बी तो बिल्कुल गलत ही है, ऑपोजिट डायरेक्शन ही सेम डायरेक्शन हो जाता है. सी में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम इज यूनिफॉर्म. यार इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम की वजह से यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं होती है ना. कॉम इंड्यूसेस अ नेट डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये भी रॉन्ग हो गया यहाँ पर. इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? इस तरीके से सेम. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वही हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, जैसे ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें हमने पास कराया किसको? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, है ना. और नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ आ जाएगा. तो यानी कि हम देख सकते हैं अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें तो वो कैसा होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन होगा. तो हमने देखा डाइपोल मोमेंट और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है. सेम इसी तरीके से हमारे कॉम के साथ भी होता है. यानी कि नीचे वाले दो ऑप्शन तो गलत ही हो गए, है ना. ऊपर वाला ये बी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. इसको आप फिर से एक बार रीड करके देख लेना. यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा पीस ऑफ पेपर पोलराइज हो जाता है. किसकी वजह से? कॉम की वजह से. क्यों? क्योंकि कॉम को जैसे ही हमने हमारे हेयर्स में रब किया होगा तो कॉम में क्या आ गया होगा? चार्ज जनरेट हो गया होगा और वो चार्ज क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा. ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. फॉर द वेरियस चार्ज सिस्टम्स we represent equipotential surfaces by curves and line of force by full line curves. देखो बहुत सारे वेरियस चार्ज सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं कर्व्स में या फिर लाइन में. बिटवीन एनी टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वी अज्यूम अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स विद देयर सेंटर एट अ पॉइंट चार्ज. बिल्कुल सही है. देखो बिटवीन टू एडजेसेंट, दो एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है ना. फिर क्या बोल रहे हैं? द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज. एक सिंगल पॉइंट चार्ज का, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है? कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स विथ देयर चार्जेस एट द सेंटर, है ना, विथ देयर सेंटर्स एट द पॉइंट चार्ज. ये जो है ना हमारे शेल्स, ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स जिनका सेंटर हमारे इस पॉइंट चार्ज पर होता है. कुछ इस तरीके से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ होगा एक पॉइंट चार्ज के लिए. ठीक है, अगर इस टॉपिक को आपको डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना ली है, तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हो. As the line of force point radially outwards, so they are perpendicular to the equipotential surfaces at all points. तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा जो सरफेस होता है वो एक दूसरे के कैसे होता है? परपेंडिकुलर. यानी कि ये फील्ड और हमारा जो सरफेस होगा वो एक दूसरे के कैसा होगा? इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है. ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है एक हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की. तो यहां पर अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस. ठीक, ये पैराग्राफ हमको दिया हुआ है किसके बारे में है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में. तो यानी कि अब हमसे पूछने वाले एमसीक्यूज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में. तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. देखो इक्विपोटेंशियल, अच्छा इस टॉपिक को आप तभी कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर हो, राइट. तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल. ठीक, तो देखो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है? इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा स्फेरिकल होता है. यार ये तो हमारे पैराग्राफ में भी गिवन था यहाँ पर. इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज कैसा होता है? स्फेरिकल शेल्स होता है ना. यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. बी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर डाइपोल्स टू. बिल्कुल, हम डाइपोल्स के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें हमारा जो सरफेस होता है वो स्फीयर नहीं होता बल्कि कुछ इस तरीके से एलिप्टिकल होता है. जो हमारा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इसके लिए कैसा होता है? कुछ इस तरीके से एलिप्टिकल होता है और चार्ज उसका एक फोकस पे होता है ना. इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है हमारे डाइपोल के लिए, अगर आपने पढ़ा हो तो.
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू द पॉइंट। यार यहाँ पर भी हमारे लास्ट पॉइंट में हमको बताया था कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि सी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। बचा हमारा लास्ट फोर्थ ऑप्शन, यानी कि वही गलत होगा। फिर भी हम इसको रीड करके देख लेते हैं। द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पॉजिटिव लिखा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम। अगर हमारा पोटेंशियल एक सरफेस ले लिया हमने, इस सरफेस पर पोटेंशियल इस पॉइंट पे कैसा है, सेम। हम लिखेंगे VA इज इक्वल टू VB, ठीक है। और हमारा चार्ज को हम VA से उठाकर VB अगर लेके आए तो यानी कि दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो यहां पर कोई भी वर्क नहीं होगा, यहां पर हमारा वर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि यार हमने पढ़ा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q नॉट, है ना। तो यानी कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, 0, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट A और B कैसा है, सेम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, 0। तो यहां से हमारा वर्क डन भी क्या मिलेगा हमको, 0, ठीक। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वर्क लिखा है, तो यार ये तो गलत हो गया, यानी कि हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, D, ठीक। D गलत है लेकिन D सही है, ठीक। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। ये तो हमको पैराग्राफ में ही गिवन था, कैसा होता है, स्फीयर होता है। एलिप्सॉइड विद द चार्ज एट फोकाई, ये तो है ही नहीं, है ना। बी, स्फीयर विद द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये है बिल्कुल करेक्ट कि हमारा चार्ज कहाँ होता है, सेंटर पे स्फीयर के, और हमारा सरफेस कैसा होता है, स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है। सी, स्फीयर विद द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, चार्ज सरफेस पे थोड़ी होता है यार, यहां पर भी बताया था कि जो चार्ज है वो कहां होता है, सेंटर पे होता है। यानी कि सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। डी, प्लेन विद द चार्ज ऑन द सरफेस, प्लेन हमारा पॉइंट चार्ज के लिए नहीं होता बल्कि किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। यानी कि यहां पर भी ये ऑप्शन कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए हमारा जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल, वो कैसा होगा, स्फीयर होता है। वैसे तो शेल होता है, बट अगर ऑप्शन में हमारा शेल नहीं है यानी कि हम स्फीयर वाला ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट मानेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, फॉर अ डाइपोल, इनसाइड अ स्फेरिकल कंडक्टर, फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो यार स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए बनता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। देखो, इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो यार उसके अंदर भी पोटेंशियल हर जगह पर कैसा होगा, सेम होगा, यानी कि ये करेक्ट है। उसके अंदर भी पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां भी ड्रॉ हो जाएगा, और वो भी क्योंकि ये स्फीयर है तो वो जो स्फेरिकल, तो वहां पर भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो भी कैसा होगा, स्फीयर होगा। फॉर अ डाइपोल, यार डाइपोल के लिए अभी मैंने बताया था कि स्फेरिकल नहीं होता है, एक डाइपोल के लिए कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है ना। कैसा होता है डाइपोल के लिए, कुछ इस तरीके का होता है। अगर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके इस तरफ यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है। इस वजह से हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए वो कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा, है ना, ऐसा, इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। जहां पर हमारी जो इक्विपोटेंशियल्स होंगे, यहाँ जो हमारे सरफेसेस होंगे वो देखो इस तरह से क्लोजर है और यहाँ पर फार फार है, दूर दूर है ना। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, वहां पर हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में बनते हैं। लेकिन जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है वहां कुछ इस तरीके से दूर दूर हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं डाइपोल के लिए। देखो ये स्फीयर तो बिल्कुल है नहीं, ये एक फोकस पर रखा हुआ है हमारा चार्ज और ये कुछ इस तरीके से एलिप्टिकल लग रहा है ना, एलिप्टिकल लग रहा है। स्फीयर तो है नहीं, स्फीयर तो है नहीं डाइपोल के लिए, यानी कि स्फेरिकल सरफेस किसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, एक डाइपोल के लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना। यहाँ इसके लिए इनसाइड में होगा, इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर भी होगा और पॉइंट चार्ज के लिए तो होता ही है, पैराग्राफ में भी लिखा है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q
वंस राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विद अ चार्ज कैपिटल Q एट इट्स सेंटर। क्या बोल रहे हैं, यहां पर रखा हुआ है हमारा चार्ज Q और यहां से A डिस्टेंस पर हमने क्या बनाया, ऐसा स्फेरिकल सरफेस बनाया और इस स्फेरिकल सरफेस पर हम एक चक्कर लगा रहे हैं ना। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q वंस राउंड अ सर्कल, मतलब हम यहां से चले और वापस घूम के यहाँ आ गए, एक राउंड हमने लगाया, यानी कि यार ये क्या है हमारा EQ पोटेंशियल सरफेस हो गया ना, किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए। और जब भी हम EQ पोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, जब भी हम EQ पोटेंशियल सरफेसेस से चार्ज को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, तो यार क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर कैसा है, सेम, तो यार पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से 0 मिलेगा और फिर से हमारा वर्क डन यहाँ पर कैसा मिलेगा, 0। भले ही आप यहाँ से खसका के सिर्फ इतना भी करोगे तो भी वर्क डन 0 आएगा और यहाँ से उठा करके वापस उसको यहाँ भी ले आओगे तो भी हमारा पोटेंशियल कैसा है, सेम, वर्क डन फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 0। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन EQ पोटेंशियल सरफेस। ये क्या बना रहा है, एक EQ पोटेंशियल सरफेस बना रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे हो क्वेश्चन। जो नहीं समझ आए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दो और मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे भी आप मुझसे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज अलोंग एन EQ पोटेंशियल सरफेस फ्रॉम A टू B। क्या होता है जब हम EQ पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कर रहे हैं A से B, तो यार वर्क डन कैसा होता है, 0। यानी कि B ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा A ऑप्शन भी कैसा होगा, करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला भी लिखा है कि जो वर्क डन है हमारा वो कितना होता है, -E.dl होता है ना। और यहाँ पर अगर इज इक्वल टू में कोई वैल्यू दी होती तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा वर्क डन है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन E.dl करके। ठीक, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन ए भी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है जो रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है, नेगेटिव E.dl। और अगर हमें कंप्लीट उसके लिए चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कुछ ये आएगा, इंटीग्रेशन E.dl। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और हमने पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, राइट। तो यहां से अगर बोला है कि जो हमारा चार्ज है वो कैसा है, यूनिट चार्ज है, यानी कि Q की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर हो गया, हमारे वर्क के बराबर। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वर्क डन का वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E.dl। यहाँ इस तरीके से हम हमारे वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच भी हमारा जो एंगल बन रहा होगा वो कैसा होगा, एंगल जो बन रहा होगा यहाँ पर वो कैसा होगा। अगर हम ये सरफेस ले, देखो EQ पोटेंशियल सरफेस किसके लिए होता है ये, अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले तो उसके लिए हमारा सरफेस कुछ इस तरीके का बनता है, प्लेन। तो प्लेन से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ हम चार्ज को मूव कर रहे हैं ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये हो गई, दोनों एक दूसरे से कैसे होते, परपेंडिकुलर। यानी इस थीटा की वैल्यू जो होगी यहाँ पर E.dl cos थीटा, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90, और यार cos 90 कितना होता है, 0। यानी कि इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से भी हमारा वर्क डन जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा वर्क जो है वो डिफाइन होता है, यानी कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ, electrostatic potential energy of a system of point charges is defined as the total amount of work done in bringing the different charges to their respective positions from infinitely charged mutual separation। बिल्कुल सही है कि जो हमारी potential energy है वो क्या होती है, it is total amount of work done in bringing the charge from infinity to a point। ठीक है, टू अ कॉन्फ़िगरेशन हम बोल सकते हैं, टू अ म्यूचुअल सेपरेशन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये चार्ज Q1 ये चार्ज Q2 दोनों कहाँ रखे हुए थे, इंफिनिटी पे, तो पहले चार्ज को उठाकर लाएंगे तो हमारा कोई वर्क नहीं होगा। फिर दूसरे चार्ज को अगर हम उठा के लाते हैं तो यार r डिस्टेंस पर उठाकर लाने में हमारा वर्क डन होगा, वो कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R ये होगा, और यही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी। इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए हमारी जो टोटल वर्क डन होगा वही हमारा क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। द वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क जो हम इंफिनिटी से उठाकर लाने में
कर रहे हैं, है ना, इन्फिनिटी से दोनों चार्जेस को उठाकर लाने में जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हम कर रहे हैं वही स्टोर होता है उन चार्ज में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, यू ऑफ द सिस्टम। फिर क्या बोल रहे हैं, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी along any path adjacent the electrostatic force VB minus VA is equal to work done in moving a charge from A to B divided by Q naught is equal to integration of E dot dl। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं कि अगर हमारा दो पॉइंट्स हैं A और B और उन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो वो क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, है ना, ये हो गया हमारा वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमको इस तरीके से कुछ डायग्राम भी गिवन है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कुछ स्टेटमेंट गिवन था कि ये क्या होता है, और इसी से रिलेटेड अब हम एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट, टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पॉइंट। जब भी हम क्या कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल पॉइंट से हायर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया ए पॉइंट हमारा लोअर पोटेंशियल पे, बी पॉइंट हो गया हमारा हायर पोटेंशियल पे। तो अगर हमें डेल्टा वी लिखना हो तो हम डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वी बी फाइनल माइनस इनिशियल वी ए। अब हमको बोला है वी बी हमारा हायर पोटेंशियल पे है, तो हम बड़े में से जब छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यार यहाँ ओवरऑल वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, यानी कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव आएगी। यानी कि पॉजिटिव मतलब कि क्या, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ रही होगी जब भी हम किसी चार्ज को उठा करके लाते हैं, कहां से, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इंक्रीज, बी इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो यार ये तो बिल्कुल सही है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना, और टोटल वर्क डन इसके लिए क्या होता है, जीरो होता है। बी, potential energy of a charge q at a point is the work done per unit charge in bringing a charge from any point to infinity। क्या बोल रहे हैं, जब हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एट अ पॉइंट, किसी एक चार्ज के लिए, एक पॉइंट के लिए अगर हमें निकालनी हो तो वो क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी। ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती। सिंगल चार्ज क्यू अगर हमारा रखा हुआ है ऐसे इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कोई चार्ज जो कि पोटेंशियल यहाँ पर प्रोवाइड कर सके, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके लिए वो कैसी होगी, जीरो। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है ना, और यहाँ पर हमसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। फिर भी हम बाकी दो स्टेटमेंट को फिर से पढ़कर देख लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमारा स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव होता है, जिनका जो वर्क है टोटल कंप्लीट पाथ के लिए वो कैसा होता है, जीरो होता है ना। यानी कि हमारा सी भी कैसा है, करेक्ट है। डी में क्या बोल रहे हैं, डी में क्या बोल रहे हैं, बोथ ए एंड सी। तो यार ए और सी तो दोनों कैसे हैं, करेक्ट हैं, बचा कौन, बी, यानी कि बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हमारे पास इस तरीके से चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका सारा चार्ज कहाँ लाई कर रहा है, इस तरह से सरफेस पे लाई कर रहा है इसका सारा चार्ज, तो आपने पढ़ा होगा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, जीरो, और पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट। और अगर अंदर हमारा पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट, तो जब हम अंदर एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे हमारे चार्ज को, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आएगा, जीरो। यानी कि टोटल वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑलवेज। इसके अंदर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जब भी हम एक चार्ज को
एक चार्ज को उठा करके यहां से यहां इस तरफ ऐसे मूव करेंगे तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा है, सेम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, v, जिस वजह से हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज 0। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे कैसे हैं, रॉन्ग। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। The work done in bringing a unit positive charge from infinite distance to a point at distance x from a point charge q is w, then the potential at that point is, देखो यहां पर रखा हुआ है हमारा कैपिटल Q चार्ज और यहां से x डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, x डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P और इंफिनिटी से उठाकर ला रहे हैं किसको, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिसको हम ले लेते हैं Q नॉट। ठीक है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से हम Q नॉट को उठा करके इस P पॉइंट पर रख रहे हैं। तो बोल रहे हैं जब हम इस चार्ज को उठा करके यहां रख रहे हैं तो टोटल वर्क हमको कितना दिया हुआ है, W। इसको उठा करके यहां रखने में जो काम है हमारा वो कितना है, वर्क डन जो हमारा हो रहा है वो कितना है, W। तो वो पूछ रहे हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो यार हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को उठाकर ला रहे हैं, यानी कि Q नॉट को उठाकर ला रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा Q नॉट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। और आपने पढ़ा होगा कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, यानी कि हमें यहां से क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P, जो कि कितना है, W है, तो लिख दिया W। और यहां पर क्योंकि बोला है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इस Q नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला है ना, तो अपॉन 1 करेंगे हम, यहां पर अपॉन 1 करेंगे हम, तो पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर मिला, वर्क के बराबर मिला। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हमारा वर्क डन W है तो जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर वो भी उसके बराबर होगा। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब हम यूनिट, क्योंकि वर्क के नीचे क्या आता है, हमारा चार्ज जिसको उठाकर ला रहे हैं। अगर यहाँ पर यूनिट की जगह कोई और चार्ज लिखा है तो आपको W अपॉन उस चार्ज से वहां पर डिवाइड करना होगा। ठीक है, उस पॉइंट पर वो हमारा पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर हमारा क्या आया, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। इफ 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम A to B and it is found that work done by an external force is 40 माइक्रोजूल। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, एक चार्ज है हमारा 1 माइक्रोकूलम, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं A से B, देन इट इज फाउंड दैट द वर्क डन हमारा कितना है, 40। तो हम पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। क्यों पोटेंशियल निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, इन डूइंग सो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा है VA से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है VA माइनस VB। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर करते हैं, ये हो गया A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट। A पॉइंट से हम B पॉइंट तक हमें क्या करना है, चार्ज को लेकर के जाना है। चार्ज किसको लेके जा रहे हैं हम, 1 माइक्रोकूलम। तो ये हमारे 1 माइक्रोकूलम को पहले हम उठा के ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं VB माइनस VA। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज डिवाइडेड बाय जो चार्ज है हमारा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पर कितना लिखा है, 40 माइक्रो। कितना लिखा है, 40 माइक्रो डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है, 1 माइक्रो। तो देखो 1 माइक्रो और माइक्रो कैंसिल, यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 40 वोल्ट। यानी कि जब हम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट खिसका के ले जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल है वहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, वो कितना आया, 40 वोल्ट। ठीक है, और जब हम B से A खसका कर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यार, अगर हम A से B खसका रहे हैं तो पोटेंशियल तो वही रहेगा, बट यहां पर अगर ये पॉजिटिव आया है हमारा, तो जब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव 40 हो जाएगा, है ना, -40, क्योंकि ओवरऑल हमारा वर्क डन क्या होता है, तभी तो 0 होगा ना। ठीक है, जब हम इस चार्ज को B से A की तरफ ले जाएंगे तो अब हमारा जो वर्क होगा वो कैसा होगा, इस वर्क के एकदम बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि -40 माइक्रो होगा। और डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो अगर हम करेंगे तो यहां से माइक्रो माइक्रो कैंसिल, कितना आया, -40 वोल्ट। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा यहां पर क्या मिला हमको, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential at any observation point P of a static electric field is defined as the work done by the external agent or the negative of the work done by electrostatic field in
स्लोली ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये तो बिल्कुल सही है। अगर हमें डिफाइन करना हो पोटेंशियल एट अ पॉइंट तो वो क्या होता है? इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज, इन स्लोली ब्रिंगिंग द चार्ज यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालने की। फिगर शोज द पोटेंशियल वेरिएशन। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन दे दिया हमको एक, फिगर शोज द पोटेंशियल वेरिएशन अलोंग द लाइन ऑफ चार्जेस, 2 point charges Q1 and Q2 lie along a line at a distance from each other। देखो इस तरीके से डायग्राम को बहुत क्लियरली देखो, यहाँ पर हमारा Q1, ये है हमारा Q2, ये पूरा x एक्सिस में हमारा क्या है r यानी कि डिस्टेंस, और ये हमारा y एक्सिस में क्या है? ये हमारा पोटेंशियल, यानी कि ग्राफ हमको दिया हुआ है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस r का। ठीक है, और एक और बात, जो पोटेंशियल और r होता है उसमें जो स्लोप होता है नेगेटिव स्लोप, वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हम रिलेशन निकाले पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो क्या आएगा? माइनस dv अपॉन dr। तो ये dv अपॉन dr क्या है? इट इज अ स्लोप ऑफ vr कर्व। ये dv अपॉन dr क्या होता है? स्लोप ऑफ vr कर्व। तो यहां से हमारा ये कैसा स्लोप है? नेगेटिव स्लोप है। तो इस ग्राफ में कहीं पर भी जो नेगेटिव स्लोप होगा वहां पर वो हमारा क्या शो कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑफ dv, नेगेटिव स्लोप ऑफ v वर्सेस r ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एट दैट पॉइंट। ठीक, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आया। ठीक है, अब बाकी धीरे धीरे हम क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट विच ऑफ द 2 points 1, 2 and 3 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देखा, अब यहाँ पर ग्राफ हमको दिया हुआ है किसका? पोटेंशियल और आर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ लिया। बोल रहे हैं कि 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर ये 1 है हमारा, ये 2 है और ये 3 है। इन तीनों में से हमारा किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा? तो यार सबसे पहले तो हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर हमारी स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव। तो यार स्लोप नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ मुझे कहां दिख रही है? इस 3 के इधर दिख रही है बस, है ना, और 3 के इधर दिख रही है, मतलब यहां पर स्लोप जीरो, नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप शुरू कहां से हो रही है? इस 3 पॉइंट से ही शुरू हो रही है, यानी कि यहां पर ये 3 वाला पॉइंट है और यही स्लोप है ना, यानी कि यहां पर हमारी नेगेटिव स्लोप कैसी हो जाएगी? जीरो, है ना। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहां पर है? सबसे पहले तो नेगेटिव कहां पर है? वो 3 पे ही है, और जीरो भी कहां पर है? वो 3 पे ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होगी एट दिस पॉइंट 3। ठीक, सो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा यहां पर क्या होगा? सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली आर। Q1 हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Q2 हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वो कैसे पता चलेगा? देखो, पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसका मतलब क्या? उसका पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जहां पर हमारा पोटेंशियल कैसा होगा? कम होगा। यार ये तो हम साइन के साथ भी बता सकते हैं। यहाँ पर हमारी, क्योंकि ये स्केलर है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये ज्यादा हो गया, और यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा चार्ज के साथ, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ग्राफ से समझे तो यहाँ पर हमें क्लियरली देख सकते हैं हम कि Q1 का जो पोटेंशियल है वो बहुत ऊपर तक कैसे गया है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो किसके लिए है? मैक्सिमम पोटेंशियल पॉजिटिव किसके लिए गया है? Q1 के लिए गया है, यानी कि हम समझ गए ज्यादा पोटेंशियल किसका है? Q1 का पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि हमारा Q1 कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इधर ही अगर Q2 की बात करें तो Q2 का पोटेंशियल कहां गया? देखो नीचे की तरफ गया, नेगेटिव में गया है, यानी कि Q2 हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यार पोटेंशियल में आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर। ये किसके लिए होता है माइनस? ये हमारा अगर चार्ज नेगेटिव होगा, यानी कि चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब ज्यादा पोटेंशियल, और चार्ज नेगेटिव होगा मतलब माइनस में पोटेंशियल मतलब कम पोटेंशियल। यानी कि हम समझ गए जिसमें पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज, जहां पोटेंशियल नेगेटिव वो हमारा नेगेटिव चार्ज। यानी कि हम बोलेंगे Q1 कैसा है? पॉजिटिव, Q2 कैसा है? नेगेटिव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Q1 कैसा है? पॉजिटिव, Q2 कैसा है? नेगेटिव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। इन दोनों में से अब हमारा, इन दोनों चार्जेस में से किसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा? तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो 1 पर हमारा पोटेंशियल क्या है? 0, बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया है ना। 1 पर हमारा पोटेंशियल कैसा है? 0, और ये 1 पॉइंट हमारा अगर ध्यान से देखें हम तो Q2 की तरफ ज्यादा है,
और ओवरऑल पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से देखें तो वो कहां पर लाई कर रहा है, देखो इस तरफ भी हमारा पॉजिटिव है पूरा, इधर भी देखें तो ये पॉजिटिव है पूरा, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल जो है हमारा वो पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो किसका ज्यादा होगा, Q1 का ज्यादा होगा, है ना। Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तभी तो नेट पोटेंशियल किसकी वजह से आया है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया है। और अगर हम यहां से भी समझें कि ये 1 पॉइंट यानी कि जीरो पोटेंशियल किसकी तरफ लाई कर रहा है, Q2 की तरफ लाई कर रहा है, मतलब यहां से ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू Q2। ठीक, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे क्या हैं। थर्ड में विच ऑफ द टू चार्जेस Q1 और Q2 इज ग्रेटर, तो हमने देखा अभी हमारा बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा, Q1 पे हमारा मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट 0 0 a/2, यानी कि हमारे z पॉजिटिव z एक्सिस में रखा हुआ है, और माइनस a/2 यानी कि नेगेटिव z एक्सिस में रखा हुआ है। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड when another positive point charge is moved from minus a to ये plus a। देखो इसको हम डायग्राम बना करके समझते हैं। यहां पर हमारा क्या गिवन है, a/2 और a/2 पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और माइनस a/2 पर नेगेटिव चार्ज रखा है, वो भी कैसा, z एक्सिस में। तो यहां पर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, देखो ये, ठीक, यहां पर हमारा ये और ये, ओ माय गॉड, और अरे यार ये, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया हमारा, यहां पर ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा z एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। चलो अब हम ड्रॉ करते हैं हमारा चार्ज कहां पर है। हमारा चार्ज बोल रहे हैं a/2 पे है पॉजिटिव और माइनस a/2 पर है कैसा, नेगेटिव और इक्वल मैग्नीट्यूड का है, यानी कि हम यहां पर ले सकते हैं हमारा प्लस Q चार्ज, ये पॉजिटिव हो गया, प्लस Q चार्ज a/2 डिस्टेंस पे, और यहां से भी a/2 डिस्टेंस पे हमारा क्या हो गया, इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज। यार लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है ना, सेपरेटेड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। ठीक, तो यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या बन गया, डाइपोल बन गया। a/2 ओरिजिन से a/2 डिस्टेंस पर है ये। ठीक, अब आगे देखते हैं, यहां पर आगे क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड when another positive point charge is moved from, अब एक पॉजिटिव चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, दूसरे एक पॉजिटिव चार्ज को, पॉइंट चार्ज को हम मूव कर रहे हैं माइनस ए से, यानी कि एक्स एक्सिस में है माइनस ए, और इसको उठा करके ले जा रहे हैं ए की तरफ, यानी कि देखो कहां गया ये। यहां पर अगर हम देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम चले कहां पर, ए, नेगेटिव में हम चले ए, और वाई में हम चले हैं पॉजिटिव ए, यानी कि यहां बोल रहे हैं हमारे चार्ज को हम इस पॉइंट से ए पॉइंट ले लेते हैं इसको, और इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। अब हम कहां से कहां चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर शिफ्ट करने के लिए। तो यार अगर हम क्लियरली देखें तो ये ओरिजिन हो गया, इस ओरिजिन से ये ए पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा। इस ओरिजिन से इस डाइपोल के लिए ये वाई एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा वो भी कहां लाई कर रहा होगा, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल होता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल हमारा क्या है, जीरो, और बी पॉइंट पर भी हमारा पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम और ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम, और जब हम सेम पोटेंशियल पे वर्क डन कराते हैं यानी कि हमारा वर्क डन कैसा होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंस इन पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है, तो टोटल वर्क डन भी हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। आई होप आपको डायग्राम और क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, यार ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इंफिनिटी। क्या बोल रहे हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट अ पॉइंट, potential energy at a point is the work done per unit charge in bringing a charge from any point
टू इन्फिनिटी, किसी भी पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं क्या हम? नहीं यार, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। पहली बात तो सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? जीरो, है ना। और अगर यहाँ दो चार्जेस के लिए भी लिखा होता और एक पॉइंट से इन्फिनिटी नहीं ले जाते, हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आते हैं ना, इसलिए हमारा ये जो बी ऑप्शन है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक, यानी कि बी इज नॉट ट्रू। करेक्ट आंसर विल बी बी। फिर भी हम बाकी दो को रीड कर लेते हैं। When two like charges lie infinite distance apart, their potential energy is zero। बिल्कुल सही बात है। एक चार्ज हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है और दूसरा चार्ज भी इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक, तो इंफिनिटी से इंफिनिटी पर हम जब ले जाएंगे तो यार यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल सेम, यानी कि नो वर्क इज डन, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी कि सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी में क्या बोल रहे हैं? बोथ ए एंड सी, दोनों ए और सी भी हमारे क्या है? सही है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट ट्रू, बी। ठीक, तो यहीं पर खत्म करते हैं हम आज का लेक्चर। इसके बाद हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम हमारे पार्ट 2 में। आप मुझे इन 25 क्वेश्चंस में से कितने आपके करेक्ट रहे आंसर्स, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। चलो लाइक तो रहने दो, शेयर जरूर करना ताकि आप अपने बाकी फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सको, साथ ही साथ मेरी हेल्प भी हो जाए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज्यादा वीडियोस में आपके लिए लेकर के आऊं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।